हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वन शॉट रिवीजन सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। बड़े सारे लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं रिवर्सल को लेके। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को लेके है भाई साहब। तो उसका आज जुगाड़ हम लेकर आए हैं। आज इस वीडियो के अंदर आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा, तो एंड तक देखना है इस वीडियो को। एंड में हमने वो एग्जाम्पल भी करना है जिसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, सीजीयू का इंपेयरमेंट प्लस रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, वो सब कवर है एग्जांपल्स के साथ। तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद इंपेयरमेंट को लेके। ठीक, हम रिवीजन कैसे करेंगे? वही अपना स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म के अपन लेकर आए हैं हैंड रिटन नोट्स। 2 पेजेस के अंदर आपका इंपेयरमेंट कवर है। फिर उसके बाद करेंगे सवाल और एग्जांपल्स फॉलो बाय डेट। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले ताकि आप लोगों को एक बेटर क्लैरिटी हो सके रिवर्सल, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की, मैं आपको थोड़ा सा इंपेयरमेंट का स्पिरिट देना चाहता हूं कि एक्चुअली में ये क्या है। ये हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि एक किसी ने जाके AS28 बना दिया। इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं जो हम आज इंपेयरमेंट पढ़ रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी हो सके। तो जरा ध्यान से सोचो, जब आपने एसेट रिकॉग्नाइज करा तो आपने क्या चेक करा था? आपने रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में चेक करा कि मेरे को भविष्य के बेनिफिट मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं। याद है आपको? यदि आपको भविष्य के बेनिफिट मिल रहे थे तो आपने कहा ये मेरी एसेट है। सपोज करो आपने 12 लाख रुपए खर्च करे और आपने कहा मुझे भविष्य के बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आपने कहा ये 12 लाख रुपए से मेरे को भविष्य में बेनिफिट मिलेंगे, तो ये मेरी आज की एसेट है। तो ऐसा हो सकता है ना कि उस एसेट की यूजफुल लाइफ में, लेट से 10 साल की यूजफुल लाइफ थी, कि जो बेनिफिट आपने जरूरत पीरियड में सोचे थे रिकॉग्नाइज करते वक्त वो बदल जाएं। ऐसे कुछ बदलाव आ जाए समाज, सोसाइटी के अंदर, कंपनी के अंदर, एसेट के अंदर, जो उस बेनिफिट को बदल दे। अब उतने बेनिफिट नहीं मिलने जितने मिलने चाहिए थे, तो क्योंकि बेनिफिट नहीं मिलने, तो एसेट की वैल्यू को भी तो गिराना पड़ेगा, ताकि ये दिख सके कि अब इस एसेट से उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। तो इसी बेनिफिट गिराने के मेथड को बोलते हैं इंपेयरमेंट। इसको बोलते हैं कि हमने एसेट को इंपेयर कर दिया, क्योंकि जो बेनिफिट सोचे थे, जो सपना सोचा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का, वो पूरा ना होगा, वो अब डूब जाएगा, वो कम बेनिफिट मिलेंगे। तो हमने कहा कि इस एसेट को इंपेयर कर दो, इसकी वैल्यू को कम कर दो। दिस इज व्हाट इंपेयरमेंट इज। तो आपको बेनिफिट्स देखने होते हैं एसेट से कि मेरे को बेनिफिट कितने मिले। बढ़ते हैं अब नोट्स की तरफ, ये स्पिरिट याद रखना बस। अच्छा, AS28 एप्लीकेबल होता है ओनली पीपीई और इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। भाई क्योंकि इन्हें आपने रिकॉग्नाइज करा है, क्योंकि आपने भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने हैं। पीपीई के टाइम पे भी चेक करा था, AS26 के टाइम पे भी चेक करा था कि भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने हैं, तो इसलिए इन्हीं का इंपेयरमेंट होगा। AS22 डेफर टैक्स एसेट का बेनिफिट का वो नहीं होगा इंपेयरमेंट। AS7 में जो आपने रिकॉग्नाइज कर रखा है वर्क इन प्रोग्रेस, उसका नहीं होगा, इन्वेंटरी का भी नहीं होगा। ये स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है। अच्छा, कब करे इंपेयरमेंट? हर साल पेल दे क्या इंपेयरमेंट? नहीं। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं इंपेयरमेंट के, अगर वो दिखते हैं क्या तो इसका मतलब इंपेयरमेंट हो गया? नहीं। तो इसका मतलब है इंपेयरमेंट चेक कर लो। अगर वो इंडिकेटर दिख रहे हैं तो इंपेयरमेंट चेक कर लो। तो देयर आर इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। पहला है एक्सटर्नल इंडिकेटर और एक है इंटरनल इंडिकेटर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी इंडिकेटर, जैसे कि भाई एसेट का कैरिंग अमाउंट ही ज्यादा आ रहा है। हायर कैरिंग अमाउंट बोले तो सर, हायर कैरिंग अमाउंट आपने बोरिंग कॉस्ट घुसा रखी है, उसके अंदर आपने AS11 का फॉरेक्स रिजर्व का बैलेंस घुसा रखा है, जिससे उससे जो वैल्यू है एसेट की वो बहुत ज्यादा आ रही है कंपेरेबल टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो हम कहते हैं इसे इंपेयर कर दो। इंटरेस्ट रेट के अंदर बदलाव आ गया, इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, या मार्केट वैल्यू गिर गई एसेट की, ये सारे फैक्टर क्या हैं? आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आपने एसेट को फिजिकली डैमेज कर दिया, रिस्ट्रक्शन कर दिया, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आ रही है एसेट की, जो बजटेड कैश फ्लो है यूज के एसेट के वो कम है उसके एक्चुअल से। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ये फैक्टर्स याद कर लेना, वही चिपका देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बस आपको एक वो दे दिया, पॉइंट दे दिया कि आप कैसे इनको याद कर सकते हैं। अच्छा, क्या इन इंडिकेटर के होने पे इंपेयरमेंट 100% हो गया? द आंसर इज नो, नहीं हुआ। इस इंडिकेटर के होने पे फिर क्या हुआ? इस इंडिकेटर पे होने पे हुआ
कि अब आपको चेक करना है कि क्या इंपेयरमेंट है या नहीं है। इंपेयरमेंट बोले तो मैंने आपको बताया कि इंपेयरमेंट का मतलब क्या है कि उन बेनिफिट में गिरावट। भाई एसेट से बेनिफिट कैसे ले सकते हो? या तो आप एसेट को भोगोगे, भोगोगे मतलब इस्तेमाल करोगे। जैसे आपने प्लांट अगर खरीदा था तो आपने कहा था कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, इससे माल बनाऊंगा और बेचूंगा, तो उसे कहते हैं भोगना। आप उसको यूज करोगे या फिर आप उसे आज ही बेच दोगे। यही तरीके हैं उस एसेट को यूज करने के। तो मुझे जरा बताओ आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे उस एसेट को इस्तेमाल करने के लिए? उसे भोगोगे, उसको यूज करोगे, या उसे आज ही बेच दोगे? सर जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आज बेच के ज्यादा बेनिफिट है कंपेरेबल टू उसको यूज करने से, तो हम आज बेच देंगे। अगर यूज करने में ज्यादा बेनिफिट है कंपेरेबल टू आज बेचने से, तो हम उसको यूज करेंगे। वही बात है कि अगर यूज करना और आज बेचना, विच एवर इज हायर। कैसे? भाई यूज करने को बोला जाता है वैल्यू इन यूज, क्या आपने कितना इस्तेमाल करा। आज बेचने को बोला जाता है नेट सेलिंग प्राइस। और जो बेनिफिट की हम बात कर रहे थे ना कि बेनिफिट होता है एसेट से, उसको बोलते हैं ग्लोरीफाइड शब्दों में रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? कि आपको एसेट से बेनिफिट क्या मिलेगा, या तो यूज करने से मिलेगा या फिर उसे आज बेच के मिलेगा। कौन सा बेनिफिट आप लोगे, यूज करने वाला या बेचने वाला? जो भी दोनों में से ज्यादा होगा, क्योंकि वही आप ऑप्शन चूज करोगे कि जिस ऑप्शन में आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा वही ऑप्शन आप एसेट के लिए चूज करोगे। या तो यूज करने में ज्यादा कैश फ्लोज मिलेंगे या फिर आज बेच के ज्यादा कैश फ्लो मिलेंगे। तो जोन से भी ज्यादा कैश फ्लो मिलेंगे वही आपका चॉइस ऑफ ऑप्शन होगा उस एसेट से कैश फ्लो जनरेट कराने का, और वही आपका रिकवरेबल अमाउंट है। हेंस रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। अच्छा, अगर इन इंडिकेटर्स पे इंपेयरमेंट नहीं होता तो हमें इंडिकेटर चेक करके इंपेयरमेंट चेक करना होता है कि क्या मेरा रिकवरेबल अमाउंट जो कि हायर है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस से, क्या मेरा रिकवरेबल अमाउंट मेरे कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। यानी कि जितना मैंने एसेट की वैल्यू दिखा रखी है उससे ज्यादा या उस तक मिनिमम उतने बेनिफिट तो मेरे को एसेट से मिल जाएंगे जब ये इंडिकेटर दिखे। अगर इंपेयरमेंट नहीं भी आया तो भी आपको ये सलाह दी जाती है कि क्योंकि इंडिकेटर तो है ना, तो आप चेक करोगे भाई एसेट की यूजफुल लाइफ, आप चेक करोगे एसेट की आरवी, आप चेक करोगे एसेट का डेप्रिसिएशन मेथड कि क्या ये अप्रोप्रिएट है। कहीं ये तो नहीं आपने बहुत ज्यादा टाइम ले रखा है इस एसेट को यूज करने के लिए, कितना चला देंगे, या आपने आरवी बहुत ज्यादा ले रखी है, या आपने डेप्रिसिएशन मेथड जो ले रखा है वो कम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है एज कंपेरेबल टू its recoverable amount, though it's there is no impairment। तो इन सब तीनों चीजों को, इन तीनों चीजों को, यूजफुल लाइफ को, आरवी को और डेप्रिसिएशन मेथड को आप अगर चेंज करते हो तो वो होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ये हो गया आपका इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। सवाल करते हैं इंपेयरमेंट क्या होता है? तो कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, इफ पॉजिटिव देन देयर इज एन इंपेयरमेंट। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? नेट बुक वैल्यू आफ्टर ऑल रीवैल्यूएशन। सभी रिवैल्यूएशन करने के बाद जो भी आपकी बुक वैल्यू जिस दिन इंपेयरमेंट कर रहे हो उस दिन होती है कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? वो होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। ये वही है, आज बेच दोगे या एसेट को यूज करोगे। भाई अगर कोई मुझसे पूछे इस एसेट को आज बेच के फायदा है या यूज करके फायदा है, तो मैं कहूंगा देख लो ना कितना कैश फ्लो मिल रहा है, जो भी दोनों में से ज्यादा है। इसलिए रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। रिकवरेबल अमाउंट बोले तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो किस क्या है? हायर। वैल्यू इन यूज के लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें याद कर सकते हो, ये मैं नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पे। कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ देता हूं, वो है कि आप नेट कैश फ्लो जो उस एसेट से आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वो यूज करोगे, प्लस इट्स आरवी। नेट सेलिंग प्राइस मत जोड़ देना है, ये मत जोड़ देना। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब है आज बेच के कितना मिलेगा, आरवी का मतलब है यूजफुल लाइफ के बाद जब कंप्लीट यूज कर लोगे एसेट को तो कितना मिलेगा, तो वो जोड़ना वैल्यू यूज में, नेट सेलिंग प्राइस मत जोड़ना। अच्छा, 5 सालों तक का बजट ले सकते हो कैश वैल्यू न्यूज निकालने के लिए, लॉन्गर पीरियड भी ले सकते हो अगर जस्टिफाइड हो तो। ग्रोथ रेट, अगर आप हर साल अपना कैश फ्लो बढ़ा रहे हो तो ग्रोथ रेट आप ले सकते हो, लेकिन वो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली देयर आर अदर फैक्टर, जैसे कि प्री टैक्स रेट आपको यूज करना चाहिए। क्वेश्चन में जनरली आपको जो डिस्काउंट रेट होगा वो गिवन होकर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या करते हो आप?
इम्पेयरमेंट की, तो वो आप करते हो रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट। P&L कहाँ आता है? बैलेंसिंग फिगर में आता है। जो भी बैलेंस आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर आ रहा होगा वो यहां डाल देना, जो बैलेंस अगर बच गया वो यहां आ जाएगा। अगर रीवैल्यूएशन 0 है तो सारा का सारा कहां आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, डीटीए क्रिएट होता है इंपेयरमेंट में। डीटीए बोले तो कि भाई जब आपने इंपेयरमेंट P&L में डेबिट करा तो आपका अकाउंटिंग P&L कम हो गया, टैक्स वाले तो अलाउ नहीं करेंगे इसको, तो आपको मैच करने के लिए अकाउंटिंग इनकम को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इनकम बढ़ाने के लिए क्या करोगे? P&L को क्रेडिट करोगे। तो डेबिट किसको करोगे? डेफर्ड टैक्स एसेट को। फ्यूचर का डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम हो गया। कैरिंग अमाउंट कब आप बैलेंस लाइफ में डेप्रिशिएट करोगे तो वो फ्यूचर का डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। अगर इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा आ रहा है, ज्यादा कब आता है? ज्यादा तब आता है जब आपको एसेट बेचने पे खर्चा करना पड़ता है और भी ज्यादा, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा आ जाता है, तो आपको बैलेंस अमाउंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, प्रोविजन बनाना पड़ता है। इसका भी सवाल देखेंगे। सीजीयू क्या होता है? कैश जनरेटिंग यूनिट। तो देखो, कुछ एसेट कंपनी में इंडिविजुअली कैश जनरेट करवा देती है, कुछ एसेट किसी दूसरी एसेट के साथ मिलके कैश जनरेट कराती हैं। जैसे आपके ऑफिस का फर्नीचर, आपके ऑफिस का लैपटॉप, क्या लैपटॉप अकेले से ही कैश जनरेट कराया जा रहा है? नहीं, लेकिन लैपटॉप के बिना काम नहीं चल सकता। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो अदर सर्विसेज, एडमिन सर्विसेज दे रहे हैं, जिससे मिलके ओवरऑल कंपनी काम कर रही है। तो वो सारी चीजें क्या है? उस सीजीयू का पार्ट है, मतलब कि मिलके कैश जनरेट करा रही हैं। सीजीयू को मापने का सिर्फ एक ही पैमाना है, वो क्या है? कि ये देखो कि क्या ये एसेट इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की हेल्प से इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करवा पा रही है या नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करवा पा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक अलग सीजीयू है, उसको अलग इंपेयरमेंट, AS 28 की सारी बातें उस पर अलग से लगेंगी। लेकिन अगर वो उसको कैश जनरेट करवाने के लिए किसी की मदद चाहिए, किसी एसेट की हेल्प चाहिए, तो उसको जोड़ दो, उन दोनों एसेट को जोड़ दो, वो एक सीजीयू बन जाएगा। अगर इन दोनों एसेट को किसी तीसरी एसेट की मदद चाहिए तो तीनों को जोड़ दो, अगर तीनों को चौथे की मदद चाहिए तो चारों को जोड़ दो। ऐसे करके जोड़ते जाओ जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाते कि अब ये सब मिलके इंडिपेंडेंट कैश जनरेट करेंगे। जब ये सब मिलके इंडिपेंडेंट कैश जनरेट करने लग जाए तो वो एक सीजीयू बन जाता है। आओ जरा पढ़ लेते हैं। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट दैट जनरेट कैश फ्लो इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर एसेट, जो दूसरी एसेट से इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करते हैं। समटाइम एसेट आर नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू बाय इट्स ओन, देन वी कंबाइन देम विद अदर एसेट एंड ग्रुप एज अ होल जनरेट कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली। तो हम उन्हें कंबाइन करते हैं और ग्रुप एज अ होल जनरेट करता है कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली। गुडविल का इंपेयरमेंट और कॉर्पोरेट एसेट का इंपेयरमेंट, ये जब क्वेश्चन कर लेंगे तब पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये स्टेप समझाऊंगा। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, तो इसकी एंट्री वही होती है जो मैंने आपको इंपेयरमेंट की बताई थी। ये कब होता है? जब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया कैरिंग अमाउंट से, यानी, और ये कब चेक करते हैं? जब ये जो इंडिकेटर पड़े थे ना अभी, जब वो इंडिकेटर रिवर्स हो जाते हैं, उनके अपोजिट चीजें दिखने लग जाती हैं, तो हम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट चेक करते हैं। और एंट्री क्या पास करते हैं? ये पास करते हैं एंट्री। कुछ नोट मैंने यहां लिखे हुए हैं कि रिवाइज कैरिंग अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट वुड हैव बीन इम्पेयरमेंट वुड हैव बीन अराइव्ड इफ नो इम्पेयरमेंट टेक प्लेस। अगर कोई इम्पेयरमेंट ना होता तो क्या रिवाइज कैरिंग अमाउंट होता? दैट रिवाइज कैरिंग अमाउंट इज योर चेक, कि भाई इससे ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट आपका नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आपका कैरिंग अमाउंट नहीं हो सकता आफ्टर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। इससे ज्यादा आपका कैरिंग अमाउंट नहीं हो सकता जब आप इंपेयरमेंट को रिवर्स कर दो। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है दिस इज द मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट इन केस ऑफ रिवर्सल। डेप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर पीरियड जो है वो फिर रिवाइज हो जाएगा क्योंकि आपका कैरिंग वैल्यू चेंज हो गया। ये किस में होगा? ये बैलेंस लाइफ के अंदर होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ आरए एज यूजुअल होता है, वही वैल्यू इन यूज और आपका नेट सेलिंग प्राइस। इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल जो है वो रिवर्स नहीं होती। गुडविल जब एक बार इंपेयर हो गई तो कहानी खत्म, फिर गुडविल इंपेयर ही रहती है, उसका रिवर्सल नहीं होता। इन केस ऑफ सीजीयू अलोकेट द अमाउंट ऑफ रिवर्सल, ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब आप वो एग्जांपल देख लोगे। आओ जरा बढ़ते हैं सवालों की तरफ। AS 28 के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, जी लिमिटेड एक्वायर्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2001
for 7 crore and an estimated useful life of 7 years. The machine is depreciated on straight line basis and does not carry any RV. ठीक बात है, तो फिर 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन हो गया. On 1 April 2004, the carrying value of the machine was reassessed at 5.1 crore and the surplus arising out of revaluation being credited to revaluation reserve for the year ended March 2006. ओके, तो ये 2000 की बात है और रिवैल्यूएशन करा 2004 में, यानी कि 4 सालों के बाद रिवैल्यूएशन करा. फिर 2 सालों के बाद की बात बता रहा है. कंडीशन इंडिकेटिंग एन इम्पेयरमेंट ऑफ मशीन एक्जिस्टिंग एट and the amount recoverable ascertained to be 79 lakh. You are required to calculate the loss on impairment of the machine and show how this loss to be treated in the books of G Limited. G Limited had followed the accounting policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. अगर आप लोगों ने AS 10 पढ़ा था तो आप लोगों को पता होगा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए एक अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस होती है. 2 ऑप्शन होते हैं. पहला, जो भी अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है उसे एज इट इज पड़े रहने दो. जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व करके कहानी खत्म कर देना. दूसरा, आप क्या कर सकते हो, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसे निकाल के जर्नल रिजर्व में डाल दो और एंट्री पास कर दो. तो वो कह रहे हैं कि जी लिमिटेड ने दूसरा ऑप्शन चूज करा और रिवैल्यूएशन से एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल के जर्नल रिजर्व में डाल दिया. आओ जरा देखते हैं. भाई इस साल 7 करोड़ की एसेट खरीदी थी सारी. ये था RV0 थी, 7 ईयर की लाइफ थी, तो 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन आ गया. 4 सालों में 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन लग गया तो 3 करोड़ की वैल्यू रह गई. इस 3 करोड़ को रिवैल्यू करा 5.1 करोड़ पे, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ गया, 2.1 करोड़ का रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया. फिर उसके बाद 2 सालों के बाद इंपेयरमेंट हुआ, तो इन 2 सालों में क्या क्या हुआ होगा, ये 5.10 करोड़ डेप्रिशिएट हुआ होगा और अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत ये 2.10 करोड़ में से एडिशनल डेप्रिसिएशन निकला होगा. तो 5.10 करोड़ को आपने डेप्रिशिएट करा 2 सालों के लिए. बैलेंस लाइफ कितनी बची थी, 7 में से 4 साल तो ये निकल गए, 3 साल बची होगी, तो 3 साल की बैलेंस लाइफ बची थी. 2 सालों का डेप्रिसिएशन आया 3.4 करोड़. 5 माइनस 3.4 करोड़ कम्स आउट टू बी 1.7 करोड़. 2.1 करोड़ के रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन से निकाला होगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली 2.1 करोड़ ही आएगा क्योंकि आरबी वगैरह सब नील है और वो भी 2 सालों के लिए निकाला होगा. तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी 1.4 करोड़. तो आपका रिवैल्यूएशन का बैलेंस इस दिन कितना आ गया, 0.7 करोड़. 2.1 माइनस 1.4, तो इतने की आ गई कैरिंग वैल्यू, इतने का आ गया रिवैल्यूएशन रिजर्व. ये कैरिंग वैल्यू घट के हो गई 0.79 करोड़. तो आपका इंपेयरमेंट कितना आ गया, 0.91 करोड़ का आपका इंपेयरमेंट आ गया. मैंने कहा था एंट्री क्या करना, एंट्री करना रिवैल्यूएशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आ रहा है, 0.7 करोड़. टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट कितना, 0.91 करोड़. बैलेंसिंग फिगर P&L में 0.21 करोड़. आओ जरा आंसर मिला ले. कैरिंग अमाउंट आपका आ गया इतना, सीधा यहां मिला लो. अमाउंट P&L में कितना डेबिट हो गया, 0.21 करोड़. ठीक, आपका सवाल खत्म. क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लिमिटेड परचेज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले खरीदा था 150 लाख का और उसे डेप्रिशिएट कर दिया एट 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस. ठीक है. एट द एंड ऑफ 4th ईयर, 4 सालों के बाद, इट हैज रिवैल्यूड द एसेट एट 75 लाख एंड हैज राइट ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहां जाता है, AS 10 याद करो. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं है. तो यहाँ पे नहीं होगा तो P&L के अंदर चला गया होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. वो बोल भी रहा है कि हमने P&L में डाला था. However, on the date of revaluation, the market price is 67.50 lakh. ठीक है. और एक्सपेक्टेड डिस्पोजेबल कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख. बट विल बी द ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस ऑफ दैट फेयर वैल्यू फॉर रिवैल्यूएशन पर्पस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट वैल्यू एंड द वैल्यू इन यूज इज 60 लाख. वो इंपेयरमेंट लॉस आपसे जानना चाह रहा है. तो सबसे पहले 4 साल पहले 150 लाख की खरीदी थी, 10% का डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पे, तो 15 लाख का डेप्रिसिएशन 1 साल के लिए, 4 सालों का डेप्रिसिएशन 60 लाख. अब कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी, 90 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू आ रही होगी. इस 90 लाख की कैरिंग वैल्यू को 75 लाख बना दिया और 15 लाख रुपए कहां ले गए, रिवैल्यूएशन लॉस P&L के अंदर ले गए. तो यानी कि आफ्टर ऑल रिवैल्यूएशन आपकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 75 लाख रुपए आ रही होगी.
फिर उसके बाद आपने कहा कि रिकवरेबल अमाउंट चेक करते हैं क्योंकि कुछ इंडिकेटर दिख रहे हैं। तो आपने कहा यदि हम एसेट को यूज करते हैं, भोगते हैं, तो 60 लाख रुपए कमाएंगे। अगर आज ही बेच देते हैं तो 64.5 कमाएंगे। तो बढ़िया है ना, आज ही बेच दो, यूज करके क्या करोगे। तो 64.5 लाख इज माई रिकवरेबल अमाउंट, और आई कैन से माई रिवाइज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, माई रिवाइज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो 64 लाख अब आप जनरेट करोगे। 75 लाख की आपकी एसेट आ रही है, तो 10.5 लाख का क्या आ जाएगा आपका इम्पेयरमेंट लॉस। ये लिखा 10.5 लाख का क्या आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। X Limited is having a plant asset carrying amounting of which rupees 100 lakh on 31 मार्च 2001. Its balance useful life is 5 year and its RV at the end of 5 year is 5 लाख। वो कहता है 5 सालों की लाइफ है और 5 सालों के बाद उसकी लाइफ कितनी, आरवी कितनी बच जाएगी, 5 लाख रुपए। 5 सालों के लिए जो बैलेंस यूजफुल लाइफ है उसके आपको ये दे रखा है कि जब यूज करेंगे तो हर साल कितना कितना पैसा जनरेट करेंगे, और 5वें साल के बाद 5 लाख रुपए बेच के जनरेट करेंगे। डिस्काउंट रेट 10% है, अगर आज ही बेच दें, नेट सेलिंग प्राइस कितना है 60 लाख रुपए, तो वैल्यू इन यूज निकालोगे, कैश फ्लोस को डिस्काउंट करोगे 10% पे, आरवी को जो 5 लाख है उसको भी डिस्काउंट करोगे। देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लास्ट ईयर का ले रखा है क्योंकि इस साल पे रिकवर करोगे, तो टोटल आ गया 121.92 इज माय वैल्यू इन यूज, 60 lakh is my net selling price, whichever is higher is my recoverable amount, which comes out to be 121.92. Argo Industry Limited gives the following estimate of cash flow relating to property. Plant and equipment आपको दे रखा है दिसंबर में, डिस्काउंट रेट है 15%। ये आपको वैल्यू इन यूज के लिए डेटा दे रखा है कि अगर हम यूज करते हैं तो हम कितना कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे। फिर रेजिडुअल वैल्यू आपको दे रखी है 1000 लाख की, ये भी इसी के अंदर काम आएगी वैल्यू इन यूज निकालने के लिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो परचेज करा था जनवरी के अंदर कितना, 40,000 रुपए का। यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 साल की। नेट सेलिंग प्राइस दिसंबर में कितना है, अगर आज ही बेच देते हैं 20,000 का। कैलकुलेट ऑन 31 दिसंबर आपको कैरिंग वैल्यू, वैल्यू न्यूज, रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस, रिवाइज कैरिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन। अच्छा वो कह रहा है कि द ईयर 20XX इज द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर बिफोर द ईयर 20X0। तो इसका मतलब ये एक साल है, इससे पुराने वाला साल है 20XX जब आपने एसेट खरीदा है, फिर 20X1 एंड देन इसका ईयर एंड, क्योंकि इसका एंड देखना है तो 20X2। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, तो इस साल आपने एसेट खरीदा 40,000 का, 1000 का आपका रिकवरेबल अमाउंट था, 8 सालों की लाइफ थी, डेप्रिसिएशन आया 4875। तो आपने 4875 डेप्रिसिएशन करा, इस साल भी करा, इस साल भी करा। यहां पर आपका कैरिंग अमाउंट आ गया 25,375। 3 साल बीत चुके हैं, 5 साल बचे होंगे, रिकवरेबल अमाउंट निकाल दो जी। तो वैल्यू इन यूज आपको दे रखा है कि आप इतना इतना यूज करोगे, 15% का डिस्काउंट फैक्टर है, एंड में आरवी जनरेट करोगे। ये देखो 15% का लास्ट ईयर वाला फैक्टर ले रखा है, इससे क्या आ गया वैल्यू इन यूज। तो दिस अमाउंट और नेट सेलिंग प्राइस जो कि कितना है 20,000, विच एवर इज हायर, इन दोनों का हायर लोगे जो आएगा 20,000। तो 20,000 आपका क्या हो गया रिकवरेबल अमाउंट। तो ये क्या आ गया आपका 5375। इंपेयरमेंट लॉस आपका आ गया 5375 का। और उसने आपसे क्या पूछा है, इंपेयरमेंट लॉस, रिकवरेबल, ये सब आपने निकाल लिया। रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 20,000। डेप्रिसिएशन भी कह रहा है निकाल के दिखाओ, तो डेप्रिसिएशन होगा 20,000 माइनस 1000 की आरवी डिवाइडेड बाय 5। तो 20,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज 3800। 3800 का क्या आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। आओ जरा मिला लें। तो कैरिंग अमाउंट 25,375, वैल्यू इन यूज 1975, रिकवरेबल अमाउंट 20,000, इंपेयरमेंट लॉस दिस, रिवाइज कैरिंग अमाउंट तो यही आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन आ गया 3800 का रिवाइज डेप्रिसिएशन। अगला सवाल, वीनस लिमिटेड हैज फिक्स्ड एसेट्स व्हिच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2001 एट 500 लाख। एज ऑन दैट डेट द वैल्यू इन यूज इज 400 लाख एंड नेट सेलिंग प्राइस इज 375 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा, इन दोनों का हायर जो हो गया 400 लाख। 400 लाख का बेनिफिट होगा, 500 लाख की एसेट आ रही है, 100 लाख का क्या हो गया इम्पेयरमेंट। तो कह रहा है कैलकुलेट करो इम्पेयरमेंट लॉस 100 लाख, जनरल एंट्री करो, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, तो सारा का सारा कहां चला जाएगा P&L में। कहता है कि बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में ऐसे दिखेगा जी, ग्रॉस ब्लॉक माइनस एग डेप माइनस इंपेयरमेंट 100 लाख, और वैल्यू दिखेगी 400 लाख की। यही सारी चीजें करती हैं। From the following detail of an asset, find out the impairment loss, treatment of impairment loss and current year depreciation particular of asset आपको दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट है 56 लाख रुपए की। यूजफुल लाइफ कितनी दे रखी है 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ है। साल्वेज वैल्यू निल है।
करंट कैरिंग वैल्यू कितनी है 27.3, ठीक है जी। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितनी बची है 3 साल की। रिकवरेबल अमाउंट कितना है 12 का, तो 27.3 की कैरिंग वैल्यू आ रही है, 12 का रिकवरेबल अमाउंट है, इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया 15.3 का। अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला होगा जो 14 लाख का आ रहा है, तो 15.3 माइनस 14, तो 1.3 इज योर पी एंड एल इफेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये रही जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन रिजर्व 14 से उड़ गया, इम्पेयरमेंट लॉस 1.3 से, और प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट 15.3 से। फिर उसके बाद वो कह रहा है करंट ईयर डेप्रिसिएशन बताओ। भाई 12 लाख की एसेट है, 3 साल की लाइफ है, डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 4 लाख रुपए का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। A plant was acquired 15 years ago at a cost of 5 crore. It accumulated depreciation as on 31 March 2001 was 4.15 crore. The depreciation estimated for the financial year 1-2 is 25 lakh. अच्छा, वो सारी ओपनिंग फिगर आपको दे रहा है, 5 करोड़ का था, 4.15 करोड़ का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो कैरिंग अमाउंट हो गया 0.85 करोड़। इस साल का डेप्रिसिएशन है 0.25 करोड़, तो कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 0.60 करोड़, यानी कि 60 लाख रुपए का आ गया। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है 30 लाख, जो 20% से गिर जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 लाख रुपए। वैल्यू इन यूज कितना है 35 लाख, जो 30% से गिर जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 लाख। आपको एज्यूमिंग द अदर कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग आर सेटिस्फाइड, व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस प्लांट ऑन 31 मार्च 2002। तो आफ्टर इम्पेयरमेंट तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। भाई रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा एनएसपी और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, इन दोनों में से हायर कौन सा दिखाई दे रहा है 24.5, तो 24.5 आपका क्या आ जाएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट। बिफोर इम्पेयरमेंट होगा 60 लाख रुपीज। हाउ मच विल बी द अमाउंट टू राइट ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो 60 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट आ रहा था, रिकवरेबल अमाउंट है 24.5, 60 माइनस 24 तो 35.5 कहां चला जाएगा पी एंड एल में राइट ऑफ हो जाएगा एज इम्पेयरमेंट लॉस। कहता है if the plant have been revalued 10 year ago and the current revaluation reserve against this plant worth 12 लाख, how would your answer to question 1 and 2 are differ। तो 12 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, एसेट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 60 या 24.5, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस 35 की जगह कितना डेबिट हो जाएगा पीएनएल में 35.5 माइनस 12, 23.5 आपका डेबिट हो जाएगा। ये रही जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन रिजर्व 12 लाख, प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट 35.5 और पीएनएल कितने से आ जाएगा 23.5 से। कहता है if the value in use is 0 and the enterprise were required to incur a cost of 2 lakh to dispose of the plant, what would be their response to 1 and 2। तो कहता है कि भाई अब नेट सेलिंग प्राइस नेगेटिव आ रहा है 2 लाख रुपए और वैल्यू इन यूज 0 आ रहा है, तो यानी कि बेनिफिट है ही नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो 60 लाख की एसेट है उसे पूरी की पूरी इंपेयर कर दो, उसकी वैल्यू 0 कर दो और 2 लाख रुपए से लायबिलिटी खड़ी कर दो। तो वो भी क्या करोगे इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपीज से, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस फॉर फ्यूचर लायबिलिटी एक्सवाइजी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज से, 2 प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट 60 लाख, 2 प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 2 लाख, तो 62 लाख से टोटल आपका पीएनएल डेबिट हो जाएगा। अच्छा, एन एसेट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ व्हिच हैव बीन रिसेंटली इनेक्टेड, the asset has to be destroyed as per the law, the asset is carried in the balance sheet at the year end is 6 lakh और the estimated cost of destroying is 70,000। आप बताओ कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो इसकी भी वही बात आ गई, यूज कर नहीं सकते, वैल्यू इन यूज 0 हो गया, नेट सेलिंग प्राइस 70,000 रुपए देने पड़ेंगे तो वो नेगेटिव हो गया, तो पीएनएल डेबिट कर दो। इंपेयरमेंट से एंट्री क्या करोगे, एंट्री इसकी करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए से, या फिर ऐसे इंपेयरमेंट लॉस डेबिट 6 लाख रुपए से, यहां डेबिट करोगे 70,000 रुपए से, एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट 6 लाख रुपए, टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 70,000 रुपए। अच्छा, अब पब्लिशर ओन 150 मैगजीन टाइटल, ठीक है, आउट ऑफ विच 70 वर परचेज एंड 60 वर सेल्फ क्रिएटेड। तो कहता है कि मैगजीन टाइटल जैसे टाइम्स नाउ वाली मैगजीन आती है ना, आपकी आईसीआई की भी मैगजीन आती है, ये उनकी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं 70 तो खरीदी है, 60 खुद से जनरेट करी है, खुद से मतलब अपना कोई ब्रांड जनरेट करा होगा, उसकी मैगजीन बांटी होगी, अच्छा कंटेंट डाला होगा, लोगों को पसंद आने लग गई, अब धड़ाधड़ मैगजीन बिक रही है अपनी, तो वो सेल्फ क्रिएटेड है। आपका एएस 26 मना करता है सेल्फ क्रिएटेड इंटेंजिबल एसेट को आप कैपिटलाइज नहीं करते, परचेज इंटेंजिबल एसेट को आप कैपिटलाइज करते हो।
द प्राइस पेड फॉर परचेजिंग मैगजीन टाइटल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। द कॉस्ट ऑफ क्रिएशन, बिल्कुल सही है, AS 26 के हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग टाइटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। वो बिल्कुल ठीक बात है, AS 26 मना करता है तो वो खर्चे में डाल दिया होगा। कैश इनफ्लो फ्रॉम द डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइबल फ्रॉम ईच मैगजीन टाइटल। वो कह रहा है हमें पता है, मान लो दो मैगजीन है, एक आईसीआई वाली आईसीआई ने खुद जनरेट करी और एक टाइम्स नाउ वाली मैगजीन पे आईसीआई ने टाइम्स नाउ का टाइटल खरीद लिया कि अब तुम्हारे नहीं हमारे नाम से बटेगी। अब आईसीआई कह रहा है हमें पता है कि टाइम्स नाउ वाले एक अलग कस्टमर हैं, टाइम्स नाउ से रेवेन्यू कहां से आता है, वो बिजनेस सेगमेंट है, वहां से रेवेन्यू यहाँ से आता है। आईसीआई वाली मैगजीन मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग पढ़ते हैं, प्रोफेशनल लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर कंटेंट अकाउंटिंग टैक्सेशन और फाइनेंस से होता है, उसके अंदर कंटेंट बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो हमें पता है कि इससे कैश फ्लो कहां से आता है और इससे कैश फ्लो कहां से आता है, बोथ ऑफ द कैश फ्लो आर आइडेंटिफाइबल। टाइटल आर मैनेज बाय कस्टमर सेगमेंट, सही बात है। द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम फॉर अ मैगजीन टाइटल डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ टाइटल एंड द कस्टमर सेगमेंट टू विच द मैगजीन टाइटल रिलेट। बिल्कुल ठीक बात है। मैनेजमेंट हैज अ पॉलिसी टू अबंडन old title before the end of their economic life and replace them immediately with a new title for the same customer segment. What is the cash generating unit for individual magazine title? तो भाई क्योंकि दोनों, मैंने आपको बताया था थंब रूल, भाई अगर आप कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर सकते हो उस एसेट का कि वो इंडिपेंडेंटली जनरेट कर रही है कैश फ्लो, तो वो एक अलग सीजीयू। यहाँ पर आईसीआई की खुद की मैगजीन भी अलग इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर रही है, टाइम्स नाउ वाली खरीदी हुई मैगजीन भी अलग से जनरेट कर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों अलग सीजीयू हैं। Goods, Drug and Pharmaceutical Limited acquired a sachet filing machine on 1 April 2001 for 60 lakh. The machine were expected to have a productive life of 6 years. At the end of financial year 1-2, the carrying amount was 41 lakh. A short circuit occurred in this financial year, but luckily the machine did not get damaged and still in a working order at the close of the financial year. The machine has expected to fetch 36 lakh if sold in the market. अभी बेच देंगे तो 36 लाख मिलेंगे, कैरिंग अमाउंट है 41 लाख रुपए का। द मशीन बाय इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो। इसका मतलब मशीन एक सीपीयू नहीं है, मशीन किसी दूसरी मशीन के साथ मिलके कैश फ्लो जनरेट करती है। कहता है however the smallest group of asset comprising of this machine also is capable of generating cash flow of 54 crore per annum and a carrying amount of all those machine are 3.46 crore. All such machine put together could fetch a sum of 4.44 crore if disposed. तो भाई 54 करोड़ और 4.44 करोड़ क्या करोगे? अगर अभी बेच दोगे सारी ग्रुप ऑफ मशीन को तो 4 करोड़ मिलेगा, 4.5 करोड़ मिलेगा, और यूज करोगे तो 54 करोड़ मिलेगा। तो यूज कर लो ना, 54 करोड़ कमाओ, किसने रोका है? तो 54 करोड़ अभी कमाओगे और कैरिंग वैल्यू कितना आ रहा है 3.46, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट फॉर दैट ग्रुप ऑफ एसेट। जब एक एसेट उस किसी सीजीयू का पार्ट है तो सीजीयू इंपेयर होगा, एसेट इंपेयर नहीं होगी। तो अब वो जो मशीन डिस्ट्रॉय हुई है उसका कुछ नहीं करना, जब ये पूरा का पूरा सीजीयू इंपेयर होगा, उसमें काम करने वाली सारी एसेट खत्म हो जाएंगी, तो उस एसेट का इंपेयरमेंट होगा, इंडिविजुअली उस एसेट का इंपेयरमेंट नहीं होगा। बस उसके बाद तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, वो कह रहा है कि भाई एप्लीकेबिलिटी टू इन्वेंटरी बताओ। मैंने आपको बताया AS 28 स्पेसिफिकली बोलता है कि इन्वेंटरी पे नहीं लगेगा, AS 22 पे भी नहीं लगेगा और वर्क इन प्रोग्रेस पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाले एसेट नहीं है आपके। आओ जरा अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ जो मैंने आपको बोला था कि हम करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन और बॉटम अप समझो। बॉटम, ये बॉटम अप वो वाला बॉटम अप नहीं है भाई, बॉटम अप टेस्ट, बॉटम अप अप्रोच है ये, ठीक है? तो बॉटम अप अप्रोच को समझो भाई। बॉटम अप अप्रोच के अंदर आप कहते हो कि हम स्मॉलेस्ट सीजीयू से चलेंगे और इंपेयरमेंट करते हुए जाएंगे। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप अप अप्रोच में आप कहते हो टॉप डाउन के अंदर आप लार्जर सीजीयू से चलोगे और इंपेयरमेंट करते हुए जाओगे, तो इसलिए उसको टॉप डाउन बोलते हैं, इसलिए इसको बॉटम अप बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए लिमिटेड के पास 4 सीजीयू हैं, ए बी सी डी, जिनकी कैरिंग वैल्यू आपको दे रखी है और टोटल कैरिंग वैल्यू है 215 करोड़। गुडविल भी आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 16 करोड़ की। अगर ये गुडविल नहीं आ रही होती तो काम खत्म था। फिर हम कहते हैं भाई बताओ रिकवरेबल अमाउंट ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है। मुद्दे की बात क्या है, फर्स्ट मैटर यहां जाता है कि ये 16 करोड़ ए का है, बी का है, सी का है या डी का है, यही समस्या है। यही समझ नहीं आता कि ये 16 करोड़ किसका है।
यदि वो बोल दे कि 16 करोड़ सिर्फ डी का है तो यहाँ पे 16 जोड़ना और रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल देना, 53 + 16। अगर वो बोल दे कि 16 इन दोनों का है और इक्वल रेशियो में बांट दो तो 1:1 में बांट देना। समस्या यही है कि 16 करोड़ किसका है, तो मैंने आपको केसेस दिए हैं। अच्छा, अगर वो बोले कि गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, बट आपको बताए ना कि व्हाट इज द रीजनेबल बेसिस, तो इस वैल्यू में बांट देना, जो भी कैरिंग वैल्यू या फेयर वैल्यू अगर दे रखी है तो उसके अंदर बांट देना। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि गुडविल एलोकेट करी जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे आपको पता चलता है कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी है। अगर ये 16 करोड़ हम अलोकेट कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि अलोकेट करो और आगे बढ़ो। अगर ये 16 करोड़ हम अलोकेट नहीं कर पाते तो हम कहते हैं टॉप अप अप्रोच लगाओ। मैंने आपको बोला कि गुडविल कैन बी एलोकेटेड, इसका मतलब ये 16 करोड़ अलोकेट हो सकते हैं और ना रीजनेबल बेसिस। मैंने कहा कैरिंग वैल्यू का यूज कर लो, अगर मैं ये ना लिखता तो भी आप ये यूज करते। फिर मैंने कहा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ए इज 71 करोड़। रिकवरेबल अमाउंट ए का कितना है, 71 करोड़, और आपको इंपेयरमेंट लॉस निकालना है। सबसे पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। मैंने कहा क्योंकि गुडविल अलोकेट की जा सकती है तो आपको बॉटम अप टेस्ट करना पड़ेगा। हमने कहा रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, ए बी सी डी निकला, लिखा है सीजीयू, इनका कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है 7956, ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये। फिर 16 करोड़ की गुडविल को हमने इस रेशियो में बांट दिया, वो आया 6424, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर गुडविल एलोकेशन इतना आ गया। फिर ए का रिकवरेबल अमाउंट कितना है 71 करोड़ और कैरिंग अमाउंट कितना है 85, तो 85 - 71 14 करोड़ इज योर इंपेयरमेंट लॉस फॉर ए। अगर मैं बोल दूं बी का है 55 करोड़ तो 5 करोड़ आ जाएगा बी के लिए। अगर मैं बोल दूं इसका है 25 करोड़ तो 24 करोड़ आ जाएगा इसके लिए। और अगर मैं बोल दूं इसका है 60 करोड़ तो 0 आ जाएगा इसके लिए, तो कोई इंपेयरमेंट नहीं आएगा ना। तो आपने क्या करा, गुडविल क्योंकि आप बांट सकते थे तो आपने बांट दी जिस भी रेशियो में आप बांट सकते थे। अब जो इंपेयरमेंट लॉस आया 14 करोड़ का, सबसे पहले गुडविल पेल दो, गुडविल को खत्म कर दो। तो 14 में से 6 करोड़ आपने गुडविल के खत्म कर दिए, बचे कितने 8 करोड़। बैलेंस 8 करोड़ 79 में से माइनस कर दो तो आपकी एसेट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 71 करोड़। सबसे पहले गुडविल खत्म कर दो। गुडविल पे जैसे ही आपने इंपेयरमेंट का चांटा मारा, गुडविल खत्म, और फिर वो रिवर्स भी नहीं हो सकता, वो थप्पड़ का निशान पड़ गया गुडविल के ऊपर। इन एसेट का रिवर्स हो सकता है, इनका निशान नहीं पड़ा है, लेकिन गुडविल पे चांटा के निशान पड़ जाता है इंपेयरमेंट का। तो गुडविल एक बार अगर इंपेयर कर दी तो कहानी खत्म, वो रिवर्स नहीं हो सकती। केस नंबर 2, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। ओ भाई बाप रे बाप, अब गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती। हमें पता ही नहीं है कि ये 16 करोड़ ए में जाएंगे, बी में जाएंगे, सी में जाएंगे, डी में जाएंगे, और ऐसी कोई घटिया अजम्पशन भी नहीं लेनी कि मार्क उस पे बांट दो कैरिंग वैल्यू पे, फिर तो काम ही खत्म हो जाता अगर अजम्पशन लेके जिंदगी चलनी होती तो। हमें पता ही नहीं है कि आप एलोकेट नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि लार्जर सीजीयू पे जाओ। भाई कंपनी के पास लार्जर सीजीयू क्या है, वो A+ B भी हो सकता है, वो B+ C भी हो सकता है, वो A+ D भी हो सकता है। वो लार्जर सीजीयू जिसपे वो गुडविल लग रहा है हो सकता है। कैसे पता चलता है कि लग रहा है, अगर आपको याद हो AS 26 तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल आती नहीं, परचेज गुडविल आती है। परचेज आपने पता ही होगा कौन सी एसेट्स करी हैं, कौन सा बिजनेस को AS 14 लगाया था अमलगमेशन जिसमें गुडविल आई है, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी होता है, बट सवालों में नहीं होता। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो सारे एस्पेक्ट सारे सीजीयूज को जोड़ देना, दैट वुड बी योर लार्जेस्ट सीजीयू। तो अब मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी एलोकेशन की, तो A+B+C+D इज योर लार्जेस्ट सीजीयू which comes out to be 215 करोड़। तो मैंने कहा निकालते हैं लार्जेस्ट सीजीयू। सिंस गुडविल इज अनअलोकेबल तो परफॉर्म टॉप डाउन एंड बॉटम अप। मैंने जो आपको स्टेप्स बताए वो दोनों के कंबाइन बता रखे हैं। स्टैंडर्ड में टॉप डाउन देन बॉटम अप लिखा है क्योंकि एमसीक्यू आते हैं, तो मैंने इसलिए भी इसी सेम टर्म का यूज करा हुआ है। तो हमने कहा लार्जर सीजीयू निकालते हैं, सम ऑफ और 215। अगर वो बता दे लार्जर सीजीयू क्या है तो वही जोड़ना, तब सारे मत जोड़ देना। गुडविल डाल दी 16 करोड़ की, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया 231 करोड़ का। फिर मैंने कहा निकालते हैं इंपेयरमेंट लॉस। अब लार्जर सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस निकालो। भाई वैल्यू कितनी है 231 करोड़, मैंने आपको वो भी दे रखा होगा RA, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ लार्जर सीजीयू इज 215 करोड़। तो 231 में से 215 गए, 16 करोड़ का इंपेयरमेंट आ गया। पहला चांटा गुडविल के नाम, तो सारा का सारा 16 करोड़ गुडविल पे एलोकेट कर दो और बैलेंस एसेट पे कर दो। बैलेंस बचा नहीं तो 0 आ गया। केस नंबर सी में वो कहता है गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड बट रिकवरेबल अमाउंट इज 195 करोड़।
तो यानी कि केस नंबर सी, कैरिंग अमाउंट कितना था रिवाइज वाला, ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट है, या ये लार्जर सीजीयू का अमाउंट है, ये लार्जर सीजीयू का अमाउंट है। वेरी गुड, सब बोल रहे हैं लार्जर सीजीयू का अमाउंट है। तो 231 करोड़ हो गया आपका लार्जर सीजीयू का अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया, 195 करोड़, जो मैंने आपको केस सी में दिया है। इंपेयरमेंट कितना आ गया, 36 करोड़। पहला चार्टा गुडविल के नाम, तो 36 में से 16 करोड़ तो गुडविल में चले गए। बैलेंस इंपेयरमेंट कितना बच गया, 20 करोड़। ये इस रेशियो में बटा है। अगर आप मुझसे पूछोगे 7.35 कैसे आया, तो वो आया 79 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 20। ये कैसे आया, ये आया 56 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 20। ये कैसे आया, 27 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 20। 53 कैसे आया, ओ सॉरी 4.93 कैसे आया, 53 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 20। तो मैंने उस रेशियो में बांट दिया। सर इंपेयरमेंट बांटने के लिए भी क्या फेयर वैल्यू यूज करनी है, नहीं, इंपेयरमेंट बांटने के लिए कैरिंग वैल्यू यूज करनी है। इंपेयरमेंट बांटने के लिए वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो आपको पता है, वो स्टैंडर्ड में लिखा है कि कैरिंग वैल्यू का ही इस्तेमाल करना है। ठीक, बात कर लेते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट में। आई होप आपको टॉप डाउन और बॉटम अप समझ में आया होगा। अगर आपको और अच्छे एग्जांपल्स चाहिए इसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। R Limited in 2010 acquired a company A Limited for 600 lakh। नेट एसेट एक्वायर करी थी 400 लाख की। याद करो AS 14 600 लाख की पीसी है, 400 लाख की नेट एसेट है, 200 लाख क्या हो गया, गुडविल। यही तो दिखाते हो AS 14 अमलगमेशन में, गुडविल। 600 लाख दिए, 400 लाख लिए, तो 200 लाख की क्या हो गई, गुडविल। यूजफुल लाइफ ऑफ नेट एसेट कितनी है, 15 साल। एसएलएम मेथड का डेप्रिसिएशन है। 2014 में उसने इंपेयरमेंट बुक करा आर लिमिटेड ने, जब रिकवरेबल अमाउंट कितना था, 272 लाख। 2016 में रिवर्सल करा इंपेयरमेंट का, जब रिकवरेबल अमाउंट कितना था, 342 लाख। तो सबसे पहले तो इंपेयरमेंट निकालना पड़ेगा। भाई गुडविल और नेट एसेट, हिस्टोरिकल कॉस्ट 2010 में कितनी थी, 200 लाख और 400 लाख, यही एक्वायर करा था। AS 14 कहता है कि गुडविल इंपेयर होगी 5 सालों की लाइफ लेके, तो इसलिए मैंने 5 साल की लाइफ ली है। 15 साल की लाइफ लिया है डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि सवाल में लिखा है। तो मैंने कहा 2010 से लेके 2014 तक 4 सालों का अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। तो 200 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 4, ये आ गया मेरा अमोर्टाइजेशन। 400 लाख डिवाइड बाय 15 इंटू 4, ये आ गया मेरा डेप्रिसिएशन। तो ये मेरी आ गई कैरिंग वैल्यू 2014 में, जब इंपेयरमेंट हुआ होगा। क्योंकि गुडविल अलोकेबल नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे, टॉप डाउन अप्रोच। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ लार्जर सीजीओ आप निकालोगे, जो आएगा 293 करोड़, और उसमें गुडविल जोड़ दोगे, टोटल आएगा 333 करोड़। रिकवरेबल अमाउंट उसने बताया आपको, जब इंपेयरमेंट करा था 272 लाख था, तो 272 लाख का इंपेयरमेंट, 61 लाख रुपीस का इंपेयरमेंट आ गया। पहला चांटा गुडविल के नाम, 40 लाख रुपए गुडविल इंपेयर कर दी, बैलेंस 21 लाख रुपए नेट एसेट्स इंपेयर कर दी, वैल्यू आ गई 272 करोड़। ये जो इंपेयरमेंट आपने लगा दिया है, ये रिवर्स नहीं होगा, ये रिवर्स नहीं होगा, सिर्फ ये रिवर्स हो सकता है। क्या ये रिवर्स हो सकता है तो 21 का 21 पूरा रिवर्स कर दे, नहीं। जो एसेट डेप्रिशिएट होती, जो वैल्यू निकल कर आता, उसका चेक लगा के करेंगे। अभी देखते हैं आगे, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की बात करते हैं। भाई 2014 में कैरिंग वैल्यू वही सेम उतर कर आ गई, फिर 2 साल बीत गए, क्योंकि 2016 में रिवर्सल हुआ है, 2014 से 2016 में रिवर्सल हुआ है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा होगा, अमोर्टाइजेशन तो जीरो है, वैल्यू जीरो है। तो 2 सालों का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला होगा, भाई 2010 में 15 सालों की लाइफ थी, 2014 में इंपेयर करा, 4 साल की लाइफ बीत चुकी थी, तो बैलेंस लाइफ 11 साल की होगी। ऐसे ही आप रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालते हो। 2 सालों का डेप्रिसिएशन कितना, 272 इंटू 2 डिवाइड बाय 11, 49, वैल्यू आ गई 223। कैरिंग अमाउंट इन 2016 कितना आ गया, 223। अब टोटल कैरिंग अमाउंट आपका 223 है। रिकवरेबल अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 342 का आपको रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, ये रहा 342। अब भाई चेक लगाना है, जो मैंने आपको ये चेक बताया था, ये रहा, द रिवाइज कैरिंग अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट that would have been arrived if no impairment take place. This is the maximum recoverable amount in case of reversal. तो मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, वो कैरिंग अमाउंट जो रिवर्सल वाले दिन होता, अगर कोई इंपेयरमेंट हुआ ही ना होता।
तो मुझे बताओ रिवर्सल कर रहे हो 2016 में, तो मैंने कहा कैरिंग अमाउंट इन 2016 इफ नो इम्पेयरमेंट इन 2014। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी? 400 लाख की थी। अगर कोई इंपेयरमेंट हुआ ही ना होता तो 15 सालों की लाइफ के हिसाब से 2010 से 2016 6 सालों का डेप्रिसिएशन लगा होता। तो 15 साल इंटू 6, डेप्रिसिएशन आ गया 160 लाख। आज के दिन रिवाइज कैरिंग वैल्यू होती 240 लाख की। अगर कोई इंपेयरमेंट हुआ ही ना होता तो आपका मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितना आ गया? 240 लाख। तो 223 और 240 लाख, आप मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकते हो? 240 लाख से ऊपर आपकी एसेट नहीं जा सकती। तो 223 माइनस 240, 17 लाख। तो आपका रिकवरेबल अमाउंट 240 है, 17 लाख रुपए आप रिवर्स करोगे फ्रॉम योर इम्पेयरमेंट जो आपने अर्लियर बुक करा था। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए अच्छे को, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, टेस्ट ऑफ नॉलेज के सारे क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। आपके कुछ पास्ट एग्जामिनेशन एमटीपी और आरटीपी में भी इंपेयरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इजी हैं। जैसे पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था ब्लॉक का, उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं दे रखा, एक के केस के अंदर इंपेयरमेंट करवा रखा है, एक में इंपेयरमेंट नहीं करवा रखा। तो मुझे नहीं लगता वो हमें डिस्कशन करने का कोई पॉइंट बनता है। बट स्टिल इफ यू बिलीव सो देन मुझे कमेंट करना, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो मजेदार लगा हो, मजा आया हो, तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको अगले और कौन कौन से टॉपिक चाहिए, जैसे कंसोलिडेशन, एएस देना, एनी टॉपिक यू गाइस, व्हाटएवर टॉपिक यू वांट, हम उसके साथ डिटेल वीडियो लेकर आएंगे और ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक।